अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू ऑपरेशन तज्जिया। मैं हूं आपका होस्ट शारिक मकबूल। आज कुछ ज़्यादा ख़बरें हैं और आज मेरा ये वीलॉग जो रात वाला है थोड़ा सा लेट भी हुआ है। सबसे पहले मरियम औरंगज़ेब टिट फॉर टेट, उसके बाद गवर्नमेंट कॉलेज यूनिवर्सिटी लाहौर में इमरान खान का स्टूडेंट्स कन्वेंशन, उसके बाद हुकूमत कोशिश में है कि कोर्ट्स के कुछ कानून चेंज किए जाएं, जो कि वो एक एक्ट के ज़रिए एक्ट पास करवा के वो करना चाह रहे हैं। उसके बाद डार साहब की मुल्क में वापसी, वो गए भी शाहिद खाकान साहब के साथ प्राइम मिनिस्टर वाले जहाज़ में, और उनकी वापसी हो रही है शहबाज शरीफ के साथ सेम प्राइम मिनिस्टर वाले जहाज़ में। शायद अभी तक वो पहुंच भी गए हों। ऑडियो लीक्स का सिलसिला बशमूल जारी है और उसमें कुछ नई पेशरफ्त हैं, आपके साथ वो भी डिस्कस करेंगे। लेकिन इससे पहले अगर आप नए हैं इस चैनल पर तो सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें और साथ में ये बेल आइकन का बटन ज़रूर दबाइए। सबसे पहले एक दुख की खबर आपके साथ शेयर करनी है कि रात गए बलूचिस्तान में एक बार फिर हेलीकॉप्टर क्रैश हुआ है, जिसमें कि हमारे 6 फौजी भाई शहीद हो गए हैं, जिनमें 2 मेजर और 2 पायलट भी शामिल हैं। बहुत ही दुख का वाक़या है, बहुत ही सानिहा है ये हमारे लिए, और ये 2 महीने में दूसरा हादसा है। अल्लाह ताला इनके दर्जात बुलंद करे और इनके घर वालों को और इनके साथियों को ये सदमा बर्दाश्त करने का हौसला दे। और मैं ये भी साथ ही साथ कहना चाहूँगा, ये पैगाम देना चाहूँगा कि सारी कौम न सिर्फ इस वक्त बल्कि हर वक्त अफवाज पाकिस्तान के साथ शाना बशाना खड़ी है, इस दुख की घड़ी में भी और हर खुशी की घड़ी में भी, हर आसान घड़ी में भी और हर मुश्किल घड़ी में भी। थोड़ा सा बात करेंगे इमरान खान के स्टूडेंट्स कन्वेंशन की, जो कि गवर्नमेंट कॉलेज यूनिवर्सिटी लाहौर में हुआ है, जो कि उन्होंने स्टूडेंट्स के साथ खिताब किया है। उन्होंने तो खिताब में खैर बहुत कुछ कहा, लेकिन मैं आपको आज डिस्कस करूंगा कि उसके रिएक्शन में क्या क्या हुआ है। उसके रिएक्शन में मरियम नवाज़ की एक ट्वीट आई, जो कि उन्होंने कहा कि वीसी साहब को इस फितने को इजाज़त नहीं देनी चाहिए थी कॉलेज में कन्वेंशन करने की। मैं इस पे बताता चलूँ आपको कि पूरी दुनिया में ये चीज़ होती है और स्टूडेंट्स के साथ मकसद कॉलेज में या यूनिवर्सिटी में सियासतदान जाते हैं और कन्वेंशन करते हैं और स्टूडेंट्स को सियासत में इन्वॉल्व करते हैं, और स्टूडेंट्स को सियासत में इन्वॉल्व करना चाहिए। आप लोग क्यों नहीं करते हैं, इसकी रीज़न जो है वो आप लोग भी बखूबी समझते हैं कि बेसिकली प्रॉब्लम यहाँ आता है कि जो स्टूडेंट है वो पढ़ा लिखा समझदार है, वो सवाल भी करता है, वो आपसे उसका जवाब भी मांगता है और बड़ा लॉजिकल आंसर चाहता है, और क्योंकि समझदार है, पढ़ा लिखा है, आप लोग वहाँ जाके फंस जाते हैं। लेकिन इमरान खान जाता है, खुलेआम जाता है, और ये कोई पहला कन्वेंशन नहीं किया उन्होंने स्टूडेंट्स के साथ, वो करते रहते हैं, हमेशा करते रहते हैं। अब आप ये कर नहीं सकते हैं तो आप उसको रोकने के लिए अपनी जुस्तजू में लगे हुए हैं। इसी पे फवाद चौधरी साहब ने भी यही मिलता जुलता जवाब दिया है अपनी ट्वीट में कि जब दुनिया भर में ऐसा हो रहा है तो हमारे ऊपर ये रोकथाम क्यों। इसी ज़मन में गवर्नर पंजाब ने भी वाइस चांसलर गवर्नमेंट कॉलेज यूनिवर्सिटी लाहौर को एक्शन लेने का हुक्म अहकामात जारी कर दिए हैं कि आपको इसको जल्दी से एक्शन करना चाहिए और नेक्स्ट ऐसा ना हो। मरियम औरंगज़ेब का जो लंदन में कॉफ़ी शॉप में एक वाक़या हुआ, जो कि हमने कल रिपोर्ट भी किया था, कि मैंने आपको जैसे कहा था कि अब इन लोगों का बाहर निकलना, आवाम में निकलना एक मुश्किल हो गया है।
खैर, इस वाक़े की किसी भी तरह हिम्मत अफजाई तो नहीं कर सकते, हम कंडेम ही करते हैं और बाकी सहाफ़ी हज़रात भी इसको कंडेम कर रहे हैं और करना भी चाहिए। लेकिन मैं सिर्फ एक बात पे आपकी थोड़ी सी तवज्जो चाहूँगा कि आप अगर देखें थोड़ा सा पीछे, यानी ज़्यादा पीछे भी ना जाएं, थोड़ा सा अगर पीछे जाएंगे तो आप देखेंगे कि मरियम औरंगज़ेब ने ख़ुद या मरियम नवाज़ ने या तकरीबन नून लीग ने बाकी औरतों को किस किस अलक़ाबात से पुकारा है और उनके साथ क्या क्या किया है, जिसमें अगर के मकसद कि मैं सिंपली ये कहूँ कि फ़रा साहिबा को गोगी गोगी करके एक अजीब से नाम देना, पिंकी पीरनी जो साबिका खातून अव्वल थी, और ये ख़ुद इस तरह से करते और जब इनके साथ होता है तो फिर इनको अजीब सा लगता है या बुरा लगता है और फिर उस पर ये लोग अपने गुस्से का इजहार करते हैं। खैर, तो वो भी गलत था और ये भी गलत है, हम दोनों को कंडेम करते हैं और करना भी चाहिए। तो मेरे हिसाब से मकसद ये कि एक रिएक्शन होता है अवाम का, जब आप इस तरह से कहेंगे तो फिर अवाम भी रिएक्शन देगी। तो इसीलिए बेसिकली सुधार दोनों तरफ पे ज़रूरत है। उस तरफ भी आवाम को थोड़ा समझना चाहिए कि एक खातून है और अकेली हैं और कॉफ़ी शॉप में आई हैं, तो आपको थोड़ा तमीज़ के दायरे में रहकर अगर आप एहतजाज करते तो समझ में आता भी है थोड़ा बहुत, लेकिन इतना ज़्यादा नहीं होना चाहिए था। उसके बाद जो मैंने आपको एक खबर दी थी कि इस वक्त हुकूमत एक कानून, बल्कि एक नहीं 2 कानून पास करने के जुस्तजू में लग गई है कि कोर्ट में नजर सानी की अपील अब से फुल कोर्ट सुना करेगी, जो कि रूल हुआ करता था कोर्ट्स का कि नजर सानी की अपील सेम बेंच सुनती है जिसने कि आपका पूरा केस चलाया है। नजर सानी की अपील का जो मकसद होता है वो यही होता है कि फैसला हो गया लेकिन कुछ चीज़ें बाद में डिस्कवर हुई या उस वक्त किसी भी वजह से वो ज़रा मकसद ये कि बैक पे हो गए और उन पे ज़्यादा गौर नहीं किया गया, तो वो चीज़ें या वो जो एविडेंसेस हैं वो वापसी प्रेजेंट करके और कहा जाता है कि नज़र सानी की जाए और नज़र सानी के बाद फैसलों पे भी फ़र्क पड़ता है। लेकिन अब इन्होंने ये एक नया कानून पास करने की कोशिश कर रहे हैं कि अब से जब भी नजर सानी की अपील होगी तो बेंच चेंज तो नहीं, बल्कि हम यूँ कहें कि यानी अगर सुप्रीम कोर्ट में है तो 17 जजेस जो हैं वो बैठेंगे और उस नजर सानी को सुनेंगे। लेकिन मेरे हिसाब से ये कुछ इतना अच्छा इक़दाम नहीं है। मकसद ये कि एवरी टाइम फुल कोर्ट अवेल हो और वो सिर्फ बैठ के एक फैसला सुने, क्योंकि सिर्फ आपके फैसले नहीं आएंगे नजर सानी में, बहुत से और भी फैसले आएंगे, जो कि पॉसिबिलिटी इस चीज़ की कम दिखती है। एक और कानून में भी थोड़ी सी तरमीम की जा रही है कि बेंच मेकिंग, बेंच जब भी कोई एप्लीकेशन आती है तो उस एप्लीकेशन में एक बेंच बनाया जाता है जो कि चीफ जस्टिस साहब बनाते हैं। अब उसके लिए ये लोग तरमीम कर रहे हैं या करने का सोच रहे हैं मुबैना तौर पर कि वो बेंच भी एक पैनल बनाया करेगा और उस पैनल को हेड चीफ जस्टिस साहब करेंगे, लेकिन 2 या 3 जजेस उनके साथ होंगे ये बेंच बनाने के लिए। तो इसको चले, इसमें तो कोई इतना मेरे ख्याल से नहीं है, बस वो फुल कोर्ट में थोड़ा सा मुझे था। अब आइए हम देखते हैं कि ये चीज़ें कर क्यों रहे हैं, ये तरामीम कर क्यों रहे हैं कानून में एक्ट के थ्रू, इसको ज़रा गौर करने की ज़रूरत है। ये सब कुछ हो रहा है नवाज शरीफ साहब को और नून लीग के जितने लोग जो केसेस में फंसे हुए हैं या फंसे थे या फंसने वाले हैं उनके हवाले से, उनको रिलीफ देने के हवाले से ये सारा सिस्टम बनाया जा रहा है कि ये हमारे मुताबिक रहे और हमारे कैप्चर में रहे, ताकि हम इसको गिरफ्त कर सकें और हम अपनी मर्जी के फैसले ले सकें। तो बेसिकली मैं हमेशा यही कहता हूँ कि अमलों का दारो मदार नीयत पर होता है। अगर आपकी ये कानून में तरामीम करने की नीयत सही है तो चले, इसमें भी कोई हर्ज नहीं है, लेकिन अगर इसमें नीयत में खोट है तो फिर इसमें मकसद है कि हमें एहतजाज करने का या हमें बोलने का हक भी है।
آڈیو لیکس ریلیز کا سلسلہ بشمول جاری ہے. بڈ جو ہے وہ اب 10 ارب روپے تک پہنچ گئی ہے اور ابھی تک ڈیل فائنل نہیں ہوئی ہے، لیکن وہ ڈیل فائنل کرنے کے چکروں میں لگے ہوئے ہیں اور شاید ہو بھی جائے. اور مبشر لقمان صاحب نے ایک عجیب ہی نیا کٹا کھول دیا ہے اور انہوں نے اپنے ایک ویلاگ میں کہا ہے، بلکہ ایک میں نہیں 2 ویلاگس میں کہا ہے کہ یہ سارا کا سارا پی ٹی آئی کا کیا دھرا ہے اور یہ پی ٹی آئی کروا رہی ہے. مبشر لقمان صاحب، آپ کو 21 توپوں کا سلام ہے. آپ نے اس کی ایک بڑی اچھی لاجک سنائی کہ جب بھی قتل ہوتا ہے تو سب سے پہلے ہم دیکھتے ہیں کہ اس قتل کا فائدہ کس کو ہو رہا ہے، تو شک اس پہ جاتا ہے اور ان لیکس پہ. دوسرا آپ نے کہا کہ ان کی باقیات، اور آپ نے بولا کہ فیضیاب جو لوگ ہیں، آپ کس طرف اشارہ کر رہے ہیں ہم سمجھتے ہیں اس چیز کو، لیکن آپ نے یہ نہیں دیکھا کہ یہ ساری کی ساری آڈیوز مریم نواز اور نواز شریف کے خلاف جا رہی ہیں، نہ کہ شہباز شریف کے خلاف. آواز شہباز شریف کے. آپ تھوڑا اس پوائنٹ پہ بھی ایک نظر ڈالیے گا. میں ان پہ الزام نہیں لگا رہا، لیکن اس پوائنٹ کو بھی دیکھیے گا کہ پریزنٹ پی ایم کون ہے. اور آپ نے خود فرمایا ہے کہ آئی بی جو ہے وہ فل پی ایم ہاؤس کو سیکیور کرتا ہے اور دن میں 2 دفعہ ڈی بگنگ کرتا ہے، وہ ایک صبح میں ایک رات میں. اور اس کے باوجود اگر ہم بات کریں کہ اگر آڈیوز ریلیز ہوئی ہیں تو شہباز شریف کے خلاف کوئی آڈیو کیوں نہیں ریلیز ہوئی ہے؟ ساری آڈیوز جو ہیں وہ مریم نواز، نواز شریف یا اسحاق ڈار کے حوالے سے ریلیز ہو رہی ہیں. اس پہ تھوڑا نظر ڈالیے گا اور انویسٹیگیٹ کر کے مجھے بتائیے گا کہ قتل کے مقدمے میں سب سے پہلا شک کس پہ جاتا ہے. مریم نواز شریف سے فون پہ بات کر رہی ہیں اور الیکشن کمشنر کے حوالے سے بتا رہی ہیں کہ انہوں نے پوری یقین دہانی کروائی ہے کہ عمران خان کو توشہ خانہ کیس میں نااہل قرار دے دیں گے. تو اب آپ بتائیے کہ کتنا ہمارے جو بیکاری دانشور ہیں وہ چیختے رہتے ہیں کہ عمران خان سب پہ الزامات لگاتا جاتا ہے. اب یہ باتیں آپ خود سن لیں کہ کہاں سے اور کیسے، یہ بالکل کلیئر ہے، کیونکہ یہ چیزیں یا یہ باتیں عمران خان تک انٹیلیجنس کے تھرو پہنچتی ہیں. فارمر پرائم منسٹر ہیں، ان کا اپنا بھی نیٹ ورک ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ ظاہری بات ہے کہ مقصد ایک تو ویسے بھی اگر ہم بات کریں یہ باتیں اگر آپ نہ بھی بتائیں تو ہم دیکھ بھی رہے ہیں کہ الیکشن کمشنر یا الیکشن کمیشن کس طرح سے باعث ہے اور وہ کس طرح سے وہ کنٹینیوسلی عمران خان کے خلاف کام کر رہے ہیں. اور جب ہم یہ بھی دیکھتے ہیں تو ہمیں یہ اندازے تو ضرور تھے، اب البتہ ثبوت کے ساتھ بات آ گئی ہے سامنے، اور مقصد یہ کہ اب ان سب کو ایک کرارا جواب ہے کہ یہ کس طرح سے ریلیز ہو رہی ہیں اور کہ یہ کس طرح سے الیکشن کمشنر کو اپنے ساتھ ملا کے اور یہ کام کر رہے ہیں. اور ایک مقصد یہ کہ سسٹم بنایا ہوا ہے انہوں نے کہ کسی بھی طرح عمران خان کو نااہل کرنا ہی کرنا ہے، تب جا کے ان کو لیول پلینگ فیلڈ ملے گی. لیول پلینگ فیلڈ کے 2 طریقے ہوتے ہیں. ایک تو یہ کہ آپ لیول پہ آ جائیں میرے، یا پھر میری ٹانگیں کاٹ کے مجھے آپ اپنے لیول پہ لے آئیں، تو لیول پلینگ فیلڈ ہوتی ہے. نواز شریف صاحب کو یہ دوسری والی جو ہے لیول پلینگ فیلڈ چاہیے کہ اگلے کے پاؤں کاٹ کے اس کا قد چھوٹا کر کے میرے برابر لے آؤ تاکہ میں اس سے لڑ سکوں. ڈار صاحب کی پاکستان واپسی. ڈار صاحب جب پاکستان سے گئے تھے تو شاہد خاقان عباسی کے ساتھ ان کے جہاز یعنی پرائم منسٹر جہاز میں بیٹھ کر لندن گئے تھے، اور تب سے لے کر وہ واپسی نہیں آئے. اور اتفاق کی بات ہے کہ آج جب وہ واپسی آئے ہیں تو شہباز شریف کے ساتھ ان کے جہاز میں یعنی پرائم منسٹر کے جہاز میں بیٹھ کر وہ آج واپسی پہنچے ہیں. ڈار صاحب کے حوالے سے بہت زیادہ کنٹروورسیز جو ہیں وہ پہلے بھی گردش کیا کرتی تھی، اور ظاہری بات ہے ان کی واپسی کا سن کر وہ واپسی سے
गर्दिश करना शुरू हो गई हैं मार्केट में, जिनमें एक मशहूर व मारूफ बयान जो कि तकरीबन बहुत सारे सहाफ़ी उसको कोट कर रहे हैं कि उन सब सहाफ़ियों को जनरल कमर जावेद बाजवा साहब ने कहा था कि इस मुल्क को जितना नुकसान इसहाक डार की वजह से हुआ है शायद ही तारीख़ में किसी ने दिया हो। और उसके बाद उनके करप्शन के केसेस, हुदैबिया पेपर मिल और रमेन जो मनी लॉन्ड्रिंग के हवाले से उनके ऊपर केसेस, वो अलग हैं। और उसके बाद अगर $90 बिलियन का कर्जा इसहाक डार साहब ने लिया है तो $90 बिलियन आपको मुल्क में कहाँ दिख रहे हैं, लेकिन वो $90 बिलियन आपको इनके पास ज़रूर दिख रहे हैं कि फ़्लैटों की शक्ल में या इनके बिजनेसेस की शक्ल में। यानी इस वक्त इनके बिजनेसेस इंडिया में हैं, इसराइल में हैं, सऊदी अरब में हैं, कतर में हैं, इंग्लैंड में हैं, अमेरिका में हैं, और उसके अलावा इनकी जो प्रॉपर्टीज़ हैं वो भी पूरी दुनिया में फैली हुई हैं। तो वो $90 बिलियन आपको उस तरफ तो दिखेंगे लेकिन हमारे मुल्क में नहीं दिखेंगे। हाँ, अलबत्ता ये कर्जा हमारे मुल्क के ऊपर है, यानी आप पर है और मुझ पर है। इस वक्त एक जो बच्चा पैदा होता है वो पैदा होते ही तकरीबन 5 लाख रुपए का कर्जी होता है दुनिया का, और ये कर्ज वो बच्चा नहीं लेकर आया, ये कर्ज इन सियासतदानों की या इन करप्ट सियासतदानों की देन है हमारे ऊपर। मैं तो कर्जी हो ही गया, लेकिन कल को जो मेरा बच्चा पैदा होगा या मेरे बच्चों के बच्चे पैदा होंगे वो भी कर्जी पैदा होंगे। जावेद चौधरी साहब का एक कॉलम है इसहाक डार के हवाले से, वो पढ़ के सुनाना तो इस वक्त मुश्किल होगा, लेकिन मैं आपको सजेस्ट करूँगा कि उसको लाजमी पढ़िएगा। एक्सप्रेस न्यूज़ में है और बहुत ही उन्होंने बेहतरीन और बहुत खुलासे के साथ वो अपना कॉलम लिखा है, और उसको आप एक दफ़ा ज़रूर पढ़िएगा। क्या देखना चाहते हैं, क्या नहीं देखना चाहते, आपके कमेंट्स का शिद्दत से इंतज़ार रहेगा। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कीजिएगा, अपनी फैमिली के साथ, फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिएगा। शुक्रिया।